नमस्कार दोस्तों, आपका वापस स्वागत है। पार्ट 2 के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक तरीके का क्रिटिक है ये आरबीआई ने जो आईवॉस ऑपरेशन किया है, जो इनका विशफुल थिंकिंग है, जिस तरीके से ये एक तरीके से मैं तो ये कहूँगा रशियन रूलेट खेलने की पूरी इन्होंने पटकथा लग के तैयार करके रखी है। किस तरीके से इकोनॉमी आगे जा रही है, उसके सॉल्यूशंस यानी दूर-दूर तक कोई आसार नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मोराल बूस्ट कराने वाली बात है। अच्छी-अच्छी बातें करके फील गुड, लेकिन इससे धरातल पे जो गरीबी है, जो जॉब्स गई हैं, जो मैसिव रैम्पेंट सरकार का खुद कहना है कि वो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही हैं लॉकडाउन के बाद से, और ये जिस तरीके से चल रहा है और इसमें देखा जाए यानी कि मान रही है सरकार कहीं ना कहीं कि 80,000 लोग 80 करोड़ लोग माफ कीजिएगा कि ये गरीबी में सफर कर रहे हैं। यानी 137 करोड़ के मुल्क में अगर 80 करोड़ लोगों को हमें हैंड टू माउथ देना पड़ रहा है, जॉब्स का वापस नहीं पता, रिवर्स माइग्रेशन, तो ये जिन आधार पर आरबीआई ने ये सब कहा है, जिन जिन सेक्टर्स पे कहा है, हमने उनको चार्ट से उस पर बात करेंगे अभी। तो इसमें हुआ क्या है कि इस त्योहार सीजन के पहले से अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की कयावाद है, लेकिन हो गया ये गैंग्स ऑफ वासेपुर। इसमें जो हालत है अर्थव्यवस्था की वो परपेंडिकुलर जैसी हो रखी है। तो जो डेफिनेट सॉल्यूशंस देने की तलाश में इन्होंने परपेंडिकुलर के ऊपर जो टेंजेंट है जो उसके साथ रहता है, उसके ऊपर इन्होंने एक भव्य इमारत या बुर्ज खलीफा खड़ी करने की कोशिश की है, जिससे जो आधार जो बना है, इन्फ्लेशन पे इन्होंने बात की है, हाउसिंग सेक्टर पे, लिक्विडिटी पे, तरलता पे, रेपो रेट्स पे, इन सब पे बात की है। लेकिन कमियां कहाँ रही? अगर इतना आसान था सब कुछ, तो किस तरीके से इन्होंने भयावह स्थिति जो ये है, डराने वाली स्थिति जो ये है, एक तरीके का क्रूर मजाक है ये, कि क्वार्टर 3 में ये कह रहे हैं कि 0.5% पॉजिटिव में चला जाएगा और क्वार्टर 4 के अंदर ये 20.6 पे जंप कर जाएगा, यानी 40 से 42 गुना बढ़ जाएगा। तो ये कैसा जादू होने वाला है, क्या वहां पर एक नया एक्ट ऑफ गॉड हमें देखने को मिलेगा? किस तरीके से जो है 42 गुना अर्थव्यवस्था का उठा देंगे और ये 3 महीने के अंदर चमत्कार। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे क्लोज मॉडल इकोनॉमी है, बाहरी इकोनॉमी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाहर की इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक का जो अपडेट आया उसमें मैंने पूरी फीचर की है, थाईलैंड इकोनॉमी के ऊपर मैंने फीचर किए, चाइना और ईस्ट एशिया पैसिफिक के डे के जो वर्ल्ड बैंक के जो आकलन है, जो उसकी मेथोडोलॉजी है, चाइना जैसे 2% पे ग्रो करेगा, और जिस तरीके से उनका जो नेगेटिव चला गया ईस्ट एशियन टाइगर पे, जो मारामारी चल रही है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्टेगनेंट है यूके इकोनॉमी के साथ। जो हमारा नया प्रपोज डील है, मैंने उस पर भी बात की है, किस तरीके से हमारे H1 वीजा को अमेरिका से हमें हटा करके किस तरीके से हमें यूके की तरफ देखना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी ने जो इनकी जो 3 दिन की जो मीटिंग थी, इनकी जो मंथन था, उसमें से जो 6 मेंबर कमेटी रही है जिसमें 3 नए मेंबर्स हैं, इन्होंने इस बात पर मंथन किया है और आज इन्होंने उसको ओवर सिंप्लीफाई करके, जैसे उन्होंने फरवरी को आसान करने के लिए 100 का बेस बना लिया, उसके बाद फरवरी में प्रोजेक्शन निकाल दी, और ये जो -23.3 है, और इसको जिसको बेस बना के Q1 और क्वार्टर जो अगले जो फिजिकल ईयर का जो ये Q1 दिखाएंगे, उसके अंदर ये बता देंगे कि हमने इतना 40-50% जो 40-50 गुना हमने इम्प्रोवाइज कर लिया। तो लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों में ही होने वाला है, बैकडेट से जीडीपी का डेटा रिवाइज हो जा रहा है। तो अगर आपने सिर्फ आंकड़ों में ही इस तरह की जगलरी करनी है, जैसे कार्ल पियर्सन का भी कहना रहा है कि आंकड़े जो हैं वो दिखाते कम हैं, छुपाते ज्यादा हैं, और आप जो आंकड़ों में दिखाना चाहते हैं आप वो दिखा सकते हैं, लेकिन क्या इससे जो गरीबी, जो भयावह गरीबी मुंह फाड़े खड़ी है, और जो Q3 के अंदर जो रूरल इकोनॉमी से जो गरीबी वापस उठेगी, सर उठाएगी, वो किस तरीके से इफेक्ट करेगी ओवरऑल? अभी जो डेटा आप ये सब देख रहे हैं, अब जिन डेटा पे बात कर रहे हैं जो आरबीआई का है, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा है। मैंने बार बार कहा है, अगर हम इसमें एमएसएमई सेक्टर को जोड़ दें तो 5 से 7% या उससे भी ज्यादा, जो कि जी एमएसएमई का जो रोल रहा है वो जिसको कहते हैं कि 30 से 35% रहा है जीडीपी के अंदर योगदान जो उसका है। तो सिर्फ 6% के डेटा पे आप इस तरह की जगलरी कर रहे हैं, यानी 94 को अपने आत्मनिर्भर बनाने पे छोड़ दिया है कि वो अपना अपना देख लें। तो इस तरीके से जो रशियन रूलेट है कि अगर आप जीतते हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री को, इंडिया इंक को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, पूरी पटकथा उसकी तैयार है, तो अगर हेड्स जीतते हैं तो इंडियन इंक जीतता है, और अगर टेल आता है तो डाइस किधर को भी गिरे, टेल आएगा तो मासिस जनता ही लुटने वाली है, जनता को ही भुगतना होगा, जनता ही सरवाइव करे, जनता ही धैर्य दिखाए। लेकिन जो हमारा इंडियन इंक होगा वो जिसको कहते हैं तरलता, लिक्विडिटी ने सब कुछ चाहिए। तो कैसे इसमें आंकड़ों में हुआ है, हम इस पे बात करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसको जो हमने पहले लेक्चर में हमने काफी बातें की है, तो त्योहारों से पहले कर्ज को सस्ता होने की उम्मीद अब नहीं है, ये आम आदमी के लिए एक इन्होंने पहला झटका दिया है। तो रिजर्व बैंक ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो अपनी मौद्रिक नीति तरीके से इन्होंने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है, तो वो 4% का 4% पे ही है। उसका हम देखेंगे रिवर्स रेपो 3.35 है, उसकी क्या एप्लीकेशन होंगे आगे चार्ट्स में मैं आपको सब बताऊंगा। और उसके बाद सीएमआई का जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है उस पर भी बात करेंगे, चार्ट के साथ, गवर्नमेंट के ही
डेटा के साथ बात करेंगे तो जो केंद्रीय बैंक ने कोरोना महामारी के घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के चलते इन्होंने जो जीडीपी में बताया है कि ये 9.5 की आशंका जताई गई है। आशंका नहीं, वो डबल डिजिट से भी ज्यादा क्रॉस कर जाना है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है। एशियन उन्होंने भी सब 9 9 9.5 के आसपास बताया है। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक आप देख लें, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने, तो मैंने पूरी बैंकिंग पे रिपोर्ट तैयार की कि 2023 से पहले उम्मीद ही नहीं है कि बैंक किसी तरह से रिवाइव कर जाए। और आरबीआई का डेटा पे मैंने इसको भी लेक्चर बनाया था, उसमें था कि 40 से 50 लाख करोड़ आरबीआई का जो बैंकों का जो है वो फंस गया है, ऐसा आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में कहना। जो फ्रॉड की दर है एनपीए का बढ़ा है, तो मैन ऑफ द मैच किया इस लॉग ओवर्स में बैंक फ्रॉड्स और एनपीए को बनाने की बात कर रही है सरकार। और जिस तरीके से आरबीआई का, तो इनके पास एक टेलीस्कोप है, जिस तरह से आंकड़ा ही हमने पहले लेक्चर में काफी बात की है रशियन रूलेट की तरह से। तो इसको देखा जाए तो उम्मीद जताइए, उम्मीदों पे दुनिया कायम है, लेकिन इस तरह की भयावह उम्मीद और इस तरीके का एक इल्यूजन देना, तो हसीन सपने दिखाना और क्रूर मजाक गरीब देश की गरीब जनता के साथ करना, ये कहाँ तक तर्क संगत है, इसको पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए, खास करके आरबीआई को इस पर जरूर मंथन करना चाहिए। तो दूसरी और तीसरी तिमाही में तो इसको ये सारी जो इससे प्राथमिक उधारी क्षेत्र मजबूत होगा, यानी उधारी उधार लिए जाओ, सरकार का भी उधार जो है उस पर भी मैंने 2 वीडियो बनाए, एक बजट के बाद बनाया था, एक अभी बनाया है, किस तरीके से 12 लाख करोड़ उन्होंने उठाना है और वो 13-14 लाख करोड़ से भी ज्यादा जाने वाला है, किस तरह से 1 लाख करोड़ ऑन टॉप टारगेट, इस पे हम बात करेंगे। चलिए हम इसका निर्यात और किस तरीके के इनके जो मेजर्स हैं उस पर एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो आरबीआई के फैसले के अनुसार जो कृषि और एमएसएमई जो सेक्टर है, इस क्षेत्रों में जो ज्यादा कर्ज एलटीआरओ, इससे बैंकों को एनबीएफसी में जो ज्यादा राशि मिलेगी, जो एक तरीके से आपका पीएमआई का जो डेटा, वो मैंने मर्केंटाइज और सर्विसेज का पिछले लेक्चर में बात किया था। तो जो एक तरीके से ये इतनी सारी जो चीजें चल रही हैं, ऐसे निर्यातकों को क्या सहूलियत होगी, होम लोन के नियमों में बदलाव करने से न सिर्फ बैंकों को राहत है, बल्कि ग्राहक और रियल एस्टेट क्षेत्र में भी संभावनाओं के नए द्वार खोले जा रहे हैं, ऐसा सरकार का या आरबीआई का ऐसा कहना है। तो आरबीआई के फैसले का सबसे ज्यादा लाभ जो है कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास, स्टार्टअप, प्राथमिक उद्योग, पीएसएल, और इसके लिए जो इसमें बेसिकली जो इसमें जो मॉडल जो यूज हो रहा है, जो काफी चर्चा में भी है, वो इस तरीके का है कि को ओरिएंटिंग ओरिजिनेटिंग मॉडल से इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि अगर प्रॉफिट होता है तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो जाए और सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेज या रिस्क हो जाए, यानी जनता उठाए रिस्क और लॉस, और अगर प्रॉफिटाइजेशन हो जाता है तो वो इंडियन इंक की मेहनत और उनका शीर जीनियस है। तो इसको आगे अगर हम और बढ़ा दें, तो जिससे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जैसे एचएफसी है आपका, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनका पहले इनके 12 बजे हुए एनबीएफसी के, इनको कामत कमेटी ने भी इन पर बहुत सख्त टिप्पणी की है। आप चाहेंगे तो मैं इस एक डिटेल फीचर बना दूंगा कि एनएसएफई ने किस तरीके से बंटाधार किया देश की इकोनॉमी का, और इन क्षेत्रों के अंदर कर्ज बांटने से बैंकों की मदद कर सकेंगे। तो जिस तरीके से गवर्नर ने कहा है कि जो को लैंडिंग मॉडल, यानी को ओरिएंटिंग मॉडल एक, दूसरा मॉडल है को लैंडिंग मॉडल जो है, इससे पूंजी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में ज्यादा लोन मिलेगा और बैंकों का जो कुल कर्ज है इसकी हिस्सेदारी जो है वो 40% पहुंच जाएगी। तो बैंकों को जबरदस्त रियायत मिली है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि बैंकों की हालत बहुत खस्ता है, बैंकों का पैसा फंसा हुआ है, बैंकों से निकलेगा नहीं पैसा, आम जनता को मिलना नहीं है वो पैसा, जिस तरीके से ये सारा जा रहा है। तो इस मॉडल की जो शुरुआत है, मैं आपको बताता चलूं, इसका बैकड्रॉप बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी जो शुरुआत है 2018 में हुई थी और 2020 अब खत्म होने को है, तो 2 सालों में कुछ इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए कि क्या किया है, इनकी सक्सेस क्या रही है, कहाँ खामियां रही है, कोई व्हाइट पेपर जैसी चीज तो आए, कम से कम आरबीआई को स्टडी तो कंडक्ट कराए। अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये एक तरीके से डेटा खोल देते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो इनके मॉडल्स है, क्या इस पे ये वापस रिवीजन करने में दिक्कत किया है? तो एनबीएफसी को किस तरह जोड़ा गया है, तो जिसमें कुछ एनबीएफसी को जोड़ा गया था, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। तो अगर इसमें देखें, अब सभी अब एनबीएफसी और एचएफसी को इस दायरे में शामिल हो गई हैं ऑटोमेटिकली। तो अक्टूबर के आखिर तक इस पर गाइडलाइंस भी आने की बात कही है रिजर्व बैंक की तरफ से। तो इससे अब निर्यातकों को जो बकाया राशि है, जो कोविड महामारी के दौरान जो एक्सपोर्ट लॉबी को, जैसे मैंने इंग्लैंड वाली जो आपसे बात की, वो एक एग्जांपल है केस स्टडी का, आप देखिएगा वो लेक्चर, और जिस तरीके से इसमें जो सारी बातें हुई हैं उसको लेकर के आप जिस तरीके से इसका संयमित तरीके से जो ये आगे बढ़ा है, जो इसमें आगे बढ़ने की बात हुई है इकोनॉमी के अंदर, जिस तरीके से जाएंगी चीजें उनके ऊपर, तो इसका जिस तरीके से निर्यात डेटा, यानी कि ईडीपीएस
एमएस का जो डेटा है आपका, इसके तहत 2016 से जो निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करना था और हटाने की शुरुआत की थी 2016 के अंदर, आप याद रखिए, ताकि इससे पता चल सके कि निर्यात की नई वस्तु का भुगतान निर्यातक के खाते में आया या नहीं आया। एक तरीके से ये चलिए वेलकम कदम है, लेकिन इससे कितना मिल रहा है। और एक्सपोर्टर पे जिस तरीके से इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस पर भी फीचर की थी, जिसमें आशियान कंट्रीज के साथ जो रियायत दी जाएंगी, उसमें 1200 करोड़ का जिस तरीके से नुकसान हुआ है, 12,000 करोड़ का जो उसमें बात हुई है, उसमें डेटा आप प्लीज देखिएगा वो लेक्चर। तो किस तरीके से सरकार ने कहा है कि जो इम्पोर्टर है वो ये प्रोड्यूस करे कि जिससे वो सामान आ रहा है उसका 35% जो है वो उसी इकोनॉमी के अंदर बना हो। इसका जो सर्टिफिकेशन है वो इम्पोर्टर को प्रूव करना होगा अगर वो एफटीए के तहत कंसेशन चाहते हैं। तो इम्पोर्ट्स में ये बात आप देखिएगा उस लेक्चर में, आपको काफी कुछ उसमें अच्छा लगना चाहिए। तो इसमें राशि में जो 2 साल से ज्यादा का बकाया है उससे निर्यातकों का नाम सूची में चला जाता है। तो इस नए कदम से निर्यातकों का जल्दी भुगतान हो सकेगा, यानी आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि निर्यातकों का भुगतान अब तक आप नहीं कर पा रहे थे ठीक से। तो इसमें अब इन्होंने क्रिकेट की बात की, तो मैं भी आपको क्रिकेट के हिसाब से बता दूं, रशियन रूलेट की बात हम कर ही रहे हैं कि हेड्स हो तो इंडियन इंक जीतेगी, इंडियन जीनियस है वो, और अगर नुकसान हो गया तो सोशलाइजेशन ऑफ नुकसान हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। अब क्वार्टर में आप आंकड़े देख लीजिए। इसके बाद जो डेटा जो है, जो ये डेटा आपके सामने आ रहा है, ये रिवाइज किया गया है बैकडेट से। इसमें इनिंग सुधारने की बात की है कि हम बहुत अच्छा करेंगे घरेलू उपयोग, दोपहिया वाहन, यात्री, इसका भी मैंने पूरा डेटा निकाल के रखा है आरबीआई से, आरबीआई की वेबसाइट से। तो ज्यादा डेवलपमेंट जिस तरीके से होगा उससे जो घटेगा होम लोन्स का ब्याज, जो निर्माण गतिविधियों और रोजगार में इजाफा करने की बात की है, लेकिन धरातल पे कितना होने वाला है ये सबको पता है। तो इसमें हाउसिंग लोन जो है, बैंकों का जो जोखिम है 31 मार्च 2022 तक के लिए घटा दिया। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर ने ये कहा है कि जो बैंकों में अब हाउसिंग लोन के लिए संपत्ति के अनुपात में दी गई राशि के आधार पर जोखिम रिजर्व रखना होगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसका मतलब यह है कि अगर संपत्ति का 80% तक लोन दिया गया है तो बैंक जो है 35% रिजर्व रखेंगे, जबकि 90% अगर लोन दिया गया है तो ये रिजर्व राशि आपकी 50% हो जाएगी। तो ये बड़े एक तरीके की इसमें एक स्ट्रिंग्स अटैच्ड है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक के मकान का 20% अगर डाउन पेमेंट करता है तो बैंक की जो जोखिम राशि है वो कम रख सकेंगे और उनके पास कर्ज बांटने के लिए ज्यादा पूंजी होगी। अगेन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। और इसके बाद जो ग्राहक को भी सहूलियत मिलेगी और रियल सेक्टर में सुधार आ जाएगा। अचानक अगर इतना सब आसान होता तो अपने पिछले 2016 से आपने ये सब किया क्यों नहीं। और इसमें रेपो रेट की, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें रेपो रेट से बैंकों को कर्ज मजबूत होगा। अब से बॉन्ड बाजार, और बॉन्ड बाजार को आरबीआई के गवर्नर का खुद कहना है कि प्लीज कॉपरेट, यानी आप देख लीजिए इशारा किस तरफ है। तो सिस्टम में पर्याप्त पूंजी बनाए रखने का जो लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन, जिसको एलटीआरओ कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए 1 लाख करोड़ मुहैया कराए जाएंगे। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंकों सहित कोई भी वित्तीय संस्थान जो है वो रेपो रेट पर 3 साल के लिए खुले बाजार में खरीद बिक्री कर सकेगा। ये इसकी तीसरी हाईलाइट है। और गवर्नर ने यह भी कहा है कि बैंक इस राशि का इस्तेमाल कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्य दस्तावेज और गैर परिवर्तनीय परिवर्तनीय डिबेंचर्स, यानी जिसको हम विशिष्ट क्षेत्रों में निकायों के जरिए हम इसको करेंगे। और ये 30 सितंबर 2020 तक किए गए निवेश के अतिरिक्त होगा। इस योजना का जो लाभ है 31 मार्च 2021 तक उठाया जा सकेगा। इसको इंडस्ट्री ने हेल किया है, बैंकों, उद्योग जगत विशेषज्ञों ने इस फैसले को सराहा है। उन्होंने सराहना ही था इसको, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है उनके पास। और जनवरी, उन्होंने महंगाई पे काफी बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जनवरी में 4.5% पर महंगाई आ जाएगी और केंद्रीय राज्यों को भी ज्यादा मिलेगी, जिस तरीके से बोरोइंग के लिए स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया है। तो आप देखें, चाहे फिक्की की तरफ से हो, चाहे संगीता रेड्डी जी अध्यक्ष रही हो फिक्की की, है और चंद्रजीत बनर्जी निदेशक सीआई, इन सब ने इस समय का स्वागत किया है। जैसे मैंने कहा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। तो चलिए, कुल मिला के आरबीआई ने इतना कुछ किया है, इतनी मेहनत से ये सारे 3 दिन का मंथन किया है, लेकिन आपके सामने रखा है रशियन रूलेट की इकोनॉमी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और इसको जिस तरीके से इसमें ये बैंकों का एनपीएस वगैरह फ्रॉड्स हैं, इस पे बात हुई है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे इस पे बात हुई है, सरकार का ही डेटा है ये। जिस तरीके से 6.7 यानी अप्रैल में 23 सारे चमत्कार हुए जा रहे हैं एक से एक। तो इसके बाद ये सेक्टर्स में बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है, इस पर भी हम डिटेल से अलग से बताऊंगा मैं। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आप इसमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।